बातचीत में आज का संवाद इनेलो नेता और पूर्व भाजपा नेता राजेश जटीपर जी के साथ। नमस्कार राजेश जटीपर जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जसदेव भाई। उम्मीद करते हैं राजेश जटीपुर जी, एक बात सीधे काउंटर क्वेश्चन से ही मार देता हूं मैं आपसे। भाजपा से निष्कासित होने के बाद इनेलो में कैसे दिन बीत रहे हैं सर? भाई साहब, मैं पछता रहा हूँ। इनेलो से पछता रहे हो या भाजपा से? मैं इसलिए पछता रहा हूँ, मेरे को पहले इनेलो ज्वाइन करनी चाहिए थी। मैंने 25 साल 26 साल जो बीजेपी में बर्बाद करे, अगर ये इतना समय इनेलो में दिया होता तो आज जो सम्मान मेरे को मिल रहा ना, इससे 5 गुना सम्मान और 10 गुना सम्मान भी हो सकता था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये मानते भी हैं लोग, जग जाहिर बात है, अभी जो सम्मान कार्यकर्ता का जो सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल में है वो कहीं पे भी नहीं। आप कहीं चौपाल में, चौराहे पे, बुजुर्ग को, नौजवान को, किसी को पूछो, ये बात वो आपको बिना कहें मानेंगे। हाँ भाई, इससे ज़्यादा मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल से ज़्यादा किसी पार्टी में नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो जिसका शॉर्ट फॉर्म है, राजेश जटीपर जी, उस पार्टी में अभी फिलहाल आप किस पद पे हैं इसमें सर? अभी मैं हल्का प्रभारी था, लेकिन अभी हमने इकाई ने, हमारी जो प्रदेश की और राष्ट्र की है आला कमान ने, तो हमारी जो अपनी सारी कार्यकारिणी निरस्त करी है, ताकि नए सिरे से जिम्मेदारियां दी जा सके और उनमें कुछ बदलाव लाना है। भी जो अच्छा काम करने वाला उसको अच्छी जगह, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए काम उसी अनुसार दिया जाता है जो जितनी कैपेसिटी का हो। आपकी पार्टी की यात्रा तो जोर शोर पे चली हुई है, इसके बारे में मतलब मीडिया में भी नए सवाल उठने लगे हैं, और पीछे एक जाट सभा हुई थी उसमें भी कुछ बात इस प्रकार की निकल के आई थी। तो आपकी यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे जो जाट संसद लगी थी पंचकुला में जी, और उससे पहले जाट संसद लगी थी बेंगलोर में, और उससे पहले लगी थी जयपुर में, और उससे पहले एक प्रोग्राम था हमारे समाज का जसैया में। तो हमारे जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो समाज के साथ इस तरह खड़े हैं कि किसी को मतलब ये पूछे ना कि, तो पहला क्वेश्चन या पहला उनका यही आंसर था कि एक भाई ने एक दिन थोड़ा इतराज़ भी किया था कि भाई साहब ये बात थी। मैं बोला, मगर भाई साहब इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने सबसे पहले कहा भी सबसे पहले मैं समाज के साथ हूँ, बाद में नेता हूँ, और समाज पे किसी प्रकार की भी कोई भी सहयोग की उसने ज़रूरत पड़ी समाज ने, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर जितना चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने साथ दिया समाज का, तो शायद और कोई नेता अभी तक उनके मुकाबले में है नहीं। आजकल जो हर बारे में देखा जा रहा है, कहीं ओबीसी के बारे में है, कहीं एससी एसटी या इस प्रकार से ब्राह्मण कास्टिज्म, और अभी आप जैसे ये जाट संसद की बात कर रहे हैं, यह कांग्रेस रहे या फिर इनेलो रहे, मानना तो ये है कि ये भाई जाट पार्टी है फिलहाल हरियाणा के अंदर। तो अब चौटाला से क्या उम्मीद करे समाज, अन्य समाज के लोग, कि भाई उनके साथ जो है न्याय होगा इस बात का, यदि वो कल सत्ता में आते हैं? देखो, वैसे तो 1 सीट वाला सपना ले सकता है, तो 42 सीट वाले तो बहुत आगे हैं। तो मेरा ये एक और क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है, क्या अन्य समाज उम्मीद कर सकते हैं कुछ? ये आपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहले पूछा आपने कास्टिज्म का, ताऊ देवीलाल चौधरी इनेलो, उन्होंने कभी किसी जाति पाति की बात करी? इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में एक ही सीट थी राज्यसभा की, रामकुमार कश्यप को बना के भेजा। हरियाणा में 1000 आदमी ऐसे गिनवाऊंगा मैं जिनको जीरो से हीरो बनाया। अब अपने यहाँ पे चलो पानीपत में, कृष्ण पवार कौन सी जाति से हैं? 5 बार इनेलो के कारण विधायक बने। और कितने गिनवाऊँ? फूल सिंह धानक, या अपने पड़ोस का है खलीला का, इनेलो के कारण ही विधायक बने। उससे आगे जितनी भी, इनके अलावा गिनवाऊंगा मैं जितनी, वो ये अपना हमारे गांव से रिश्तेदारी में पढ़ते हैं मंताराम वाल्मीकि, उनको कितनी बार विधायक बनाया, कितने गिनवाऊँ? कभी कोई कास्टिज्म का टप्पा? आप ये बताइए, क्या 100 रुपये कन्यादान करा चौधरी देवीलाल ने जो शुरुआत करी थी शुरू में, वो किसके लिए करी थी? उनमें जाटों का कोई रोल नहीं था, ना जाट की कोई बात थी। कर्जा माफ़ी की बात करी, या फिर भाई 100 रुपये पेंशन बांधी, क्या वो जाटों के बुजुर्गों के लिए बांधी थी? उसमें किसी भी कास्ट का था, वो बुजुर्गों का सम्मान था। जितनी भी योजनाएं लाई, चाहे वो रफ्तार पार्टी थी, चाहे वो मोमडनों के लिए इसकी जगह थी जो इनके जहाँ वो करते हैं
मुर्दों को दफनाते हैं, उनको लाने वाले, उस योजना में ज़मीन देने वाले, उसकी चार दीवारी करवाने वाले, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। उन्होंने इतने आदमियों को नौकरियां दी, इतने आदमियों को पदाधिकारी बनाया, चेयरमैन बनाया, या जितने भी यहाँ अपने आप को, ये धर्म सिंह छोक्कर को ही देख लो, इसका भाई जो था इंदर सिंह छोक्कर, इनको लीडर बनाने वाले कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। तो आप ये तो मैं इसको मानता नहीं। दूसरी बात कही आपने एक सीट की, ये तो वक्त की बात है, 85 सीट भी इनकी आई है 90 में से, आज तक ना तो किसी की आई है ना आएंगी, तो ये तो टाइम की बात है। पिछली बारी एक थी जो जोर सी बीजेपी आज राज कर रही है, हम 25-27 साल दोनों भाई हम बीजेपी में तो रहे, इनकी 4-2 भी आया करती। अब की बार देख लेना 45 पार नहीं आए तो आप इस रिकॉर्डिंग कर लेना आज इस इंटरव्यू की। नहीं 45 पार बीजेपी या इनेलो? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल अकेले। कई आदमी कयास लगा रहे गठबंधन होगा, किसके साथ सरकार बनेगी, मैं कह रहा अकेले बनेगी भाई साहब। आज आपको अजीब बात लगेगी ये, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 100%। पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी जी, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जाट समुदाय का बीजेपी को सत्ता में लाने में और जाट समुदाय को हाशिए पर ले जाने में उनका अहम योगदान है। आज वो जाटों की तरफदारी छोड़ करके वो एक अलग ही प्रकार का पुराना इतिहास उठा के जो मतलब इस प्रकार से बातें करते हैं, जो ना जिनका सर है ना पैर है, इतिहास की बातें उठाए घूम रहे हैं आजकल। बस्ता लिया बड़ा उन्होंने, अरे घूमने दे, उसका दिमाग खराब हो गया बेचारे का, पंचर हो गया, उसका स्क्रू ढीला हो गया। उसने थोड़ा जो करा था ना तमाशा, उस तमाशे में वो कामयाब नहीं हुआ। वो जो स्ट्रैटेजी थी उसकी स्ट्रैटेजी खराब फैल होगी, उसको तो थोड़ा दिमाग चेक कराना चाहिए। उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता ना बोलना नहीं। वो तो आजकल जो है अपना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को उठा रहे हैं, कहीं ये कि ये हम ही थे वो थे, जगह जगह भांति प्रकार की जनता को कहीं बरगलाने या भड़काने का एक और प्रयास तो नहीं हो सकता है? अरे यार, जनता इतनी अब नहीं रही है, सब बहुत समझदार हो गई है। जनता को जिस तरह अब आप देख लो, बीजेपी के भी 2 मुद्दे थे, हिंदू मुसलमान और जाति पाति, दोनों क्लियर हो गए। अब आप देख लेना 2024 में क्या हाल होगा बीजेपी का। जितनी इन्होंने जो ताकत थी इनके पास, जो भी इनके पास यंत्र जंतर जो थे, जो इनके पास ब्रह्मास्त्र थे, वो सारे चला लिए। आपका फोकस जिले पे ज़्यादा है या राज्य पे ज़्यादा है या हल्के के बारे में ज़्यादा सोच है? नहीं, मेरी तो जो जिम्मेदारी हल्के की है तो मैं हल्के का ही काम करूँगा। और जो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, वो उनकी जिम्मेदारी सारे अपने हरियाणा की, तो वो हरियाणा का करेंगे। और चौधरी साहब जो हमारे आदर्श हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो उनके मार्गदर्शन में करेंगे। तो सबका अपने काम बटे हुए हैं। जिस प्रकार आप हल्के में दुख सुखों में जाते हैं और सरकार को लेकर आप तो विपक्ष में चले गए, तो विपक्ष होने के नाते आपको सरकार की जो खामियां हैं या फिर जिसके कारण जनता में कुछ ऐसी बात है, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो आपकी नज़र में आ रहे हैं कि भाई इनकी वजह से जनता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान है या फ़ायदा है, इस बारे में? नहीं, मुद्दे उठाने में तो इंडियन नेशनल लोकदल के सिवा कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा। जनता के मुद्दे जितनी ज़ोरदार तरीके से और जितने ज़बरदस्त आवाज़ में और पुख्ता तरीके से जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं, आपने देखा भी होगा, सब जगह चर्चा भी है। विधानसभा जब सत्र लगता है तो लोग इस तरह इंतजार करते हैं। मैंने इससे पहले इतना करेज कभी नहीं देखा विधानसभा का। मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। कई बार शिकायत इस प्रकार बदजुबानी टाइप की बात जो हो जाती है। कोई बदजुबानी नहीं, हर बात तैयारी करके पूरे लॉजिक के साथ रखते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब बात रखते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता उसका, और अगले 15 दिन का टाइम देने के बाद भी उनके पास फिर भी कोई जवाब नहीं होता। जवाब तो जब देंगे जब उनके पास जवाब हो, क्योंकि जो चोर हैं, जो खुद विपक्ष होने के नाते आपके सुप्रीमो को होना तो चाहिए सरकार वर्सेस, लेकिन वो तो स्पीकर वर्सेस हो गए। नहीं, स्पीकर को तो जानबूझ के कहा जाता है कि भाई इनके साथ आपने पंगा लेना है या इनको कैसे न कैसे करके नेम करके वो करना, लेकिन जनता सब देखती है, सब समझती है। और ये यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर ही नहीं, अभी आपने देखा हो, ये मनोहर लाल खट्टर ने शायद वो सैनी के बराबर की तुलना करूँगा उनकी भी, अगर अभी बयान दिया था। अगर भाई किसी ने क्वेश्चन करा आप जैसे भाई ने, भाई कोई भर्ती के बारे में, तो उसने कहा कि भाई इस जज का ना दिमाग का खराबी होगी इसके दिमाग में, तो मैं इसको गड़बड़ी को ठीक कर दूंगा। तो शायद उसको करपट दो रहा नहीं, उसको बेचारे को पढ़ा होता तो थोपया हुआ मुख्यमंत्री है, कभी ज़िंदगी में राजनीति करी नहीं ना, उसको पता है न्यायपालिका सर्वोपरि है कि कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका सर्वोपरि है तो इसका मतलब उसने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं।
और मैं आज उनसे भी पूछता हूँ, जो एससी समाज के लोग जो अम्बेडकर जी को पूछते हैं और जो कहते हैं भाई हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, क्या एक का भी धर्म नहीं बनता था ये कहने का कि भाई तुमने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, तुमने अम्बेडकर को गाली दे दी। हरियाणा में तो चलो आप इनेलो के राज के पक्ष में हो, सेंटर का तो काम अच्छा है। सेंटर में क्या आप किसको चाहिए? सेंटर की तो बात बाद में करेंगे, मेरे कहने का मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक विपक्ष के नेता हैं ये हुड्डा साहब ने क्या कुछ कहा उसके बारे में, भाई कोई गलत कहा या मुख्यमंत्री का बयान गलत है या इस तरह, तो मैंने कुछ चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे शख्सियत हैं जो विधानसभा के बाद नहीं, अब ये बाहर की बात है, तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा भी अगर ऐसा एक जज के साथ हो सकता है तो आम आदमी किस तरह का किसके पास उम्मीद करेगा न्याय की, कि कौन बचा है। अब जब आप कार्यपालिका न्यायपालिका को दबाव में रखेगी और उनसे कहेगी हम इसको करवा लेंगे, तो इसका मतलब या तो आपकी सेटिंग है या आप उस पर दबाव बना रहे हैं, मतलब दादागिरी है, या आप में घमंड इतना हो गया है। तो ये सारी बातें उठाने में क्या कोई ठेका थोड़ी ले रखा है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, लेकिन उनकी फितरत है, उनके खानदान में संस्कार है, ये सदा संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे चौधरी देवीलाल से लेकर आज तक। उनकी कति अगर जैनियन और अच्छे और कति न्यू की दूसरी देवीलाल की कॉपी है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला। आप अलायंस में भी रहे हैं, जब इनेलो भाजपा को 20 सीटें देती थी और आज भी, जब इतना ही मोह था तो आपने 26 साल 27 साल बीजेपी के साथ कैसे बिताए? वैसे हमारे को है ना कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक जुनून सा हो गया। मुरली मनोहर जोशी जी यात्रा लेकर जा रहे थे 92 में कश्मीर के लिए, जहाँ लाल चौक पर झंडा फहराना था। मैं कॉलेज का छात्र था। उनकी स्पीच सुनकर मेरे को ऐसा लगा भाई ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित की पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। एक जुनून बन गया। जुनून होते होते तब तक इतने ज़्यादा हम सक्रिय थे ना, कभी सोचा था कि भाई इतनी वहाँ तक इतनी लंबी राजनीति करनी है। इस तरह जुड़े थे जैसे ABP से सीधे बीजेपी में चले गए और कोई चुनाव की मतलब भी नहीं था। और गठबंधन होते रहे थे, कभी इनेलो के साथ हो गया, कभी बंसीलाल जी के साथ हो गया, कभी वो राजनीति खुल के अकेले करने की थी नहीं। जैसे ही 2004 में पार्टी ने फैसला लिया भाई अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ सभी हल्कों में ग्राउंड खाली थे, क्योंकि गिनी चुनी 10-15 सीटें बाटा कर दी, वही जीत्या कर दे। वो बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो रामविलास जी थे, चाहे वो गौतम जी थे, चाहे अनिल विज थे, चाहे कृष्णपाल गुर्जर थे। तो जैसे ही खाली ग्राउंड आए और अपना तैयारी पकड़नी शुरू हुई, तो 2009 में जब उन्होंने देखा कि भाई अपने अपने हल्के से तैयारी करो, तो संभाल करके कि मेरे को कहा भाई आप खाली ग्राउंड है और आपने चुनाव लड़ना है और कोई हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद फिर 2014 आया। 2014 में हमारे सामने कति आमने सामने सबके कराए टिकट भी की। तो जब मेरे को थोड़ा धक्का लगा कि भाई साहब हमारे को तो बैम में रख रखा था, कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, जाति पाति की पार्टी नहीं। लेकिन किसान आंदोलन ने, मैं बात रोकना चाहूँगा, आपने 2 बातें की। एक तो आपने कहा कि आपको 2009 में टिकट दे रहे थे ऐसे ही, ग्राउंड खाली अभी लट ले। एक आपने आरोप लगा दिया कि 14 में टिकट फॉर सेल। तो इतने कार्यकर्ता भाजपा के हैं, आप भी उनमें से रहे हैं। जिस टाइम आप भाजपा में आए उस समय आयु क्या थी, जिस समय छोड़ी उस समय क्या थी, और इस काल में अंत तक और अंत करने में ज़्यादा सहयोग किन करा? आपका जो करियर था भाजपा में उसको नष्ट करने में नए लोगों का साथ ज़्यादा मतलब कारण ज़्यादा रहा, या फिर पुराने लोगों का साथ ना देना ज़्यादा कारण रहा? नहीं, पुराने लोगों का ज़्यादा रहा। पुराने लोगों का तो देखो एक अब सबकी अपनी मनोबली होती है। मैं कोई वैसे इतना वो पॉलिटिशियन नहीं कि मैं कोई षड्यंत्र रचूँ। मैं तो सीधा साधा हूँ, जैसे बाहर से वैसे भी अंदर से हूँ। इसीलिए लोग मेरे को पसंद करते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि छल कपट बेईमानना ये अपने अंदर नहीं है और वो मेरे बस की बात नहीं है। वो संस्कार है परमात्मा ने दे रखे। और ये जो आपने कहा कार्यकाल का, 1992 में मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में आया। 96 के बाद मैं ज़्यादा सक्रिय हुआ। लेकिन 2004 में जब नौथा हल्का था अपना, 2009 में नए परिसमन में से हल्का हल्का बना, तो 2009 में भी ऐसा सीरियस सा मैटर नहीं था। अंजू छोकर को टिकट दे दिया, इच्छुक मैं था और खाली टिकट भेजी थी सांगवान जी ने कि भाई इसमें राजेश का नाम रखा। लेकिन यहाँ जो जिन्होंने षड्यंत्र कराया उसमें भी वो संजय भाटिया था, तो उसके साथ और भी शामिल थे 1-2 आदमी। संजय भाटिया के साथ तो आपके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। वो संबंध दिखने में अच्छे थे, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि पीछे से इतना
छुरा गोपता है या इतना खतरनाक है, या कोई दोस्ती में भी तो दगा हो जाता है। तो वहाँ से लेकिन मैं संजय भाटिया जी के प्रति इतने कठोर शब्द आपके मुंह से वैसे पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, कठोर क्या बात है, कठोर तो कभी भी मैंने कभी कठोर कहने में कोई बुराई भी नहीं है, और कठोर कहने में मैंने कभी हिचकिचाहट भी नहीं महसूस हुई, और सामने है तो उसको पता है इसमें क्या दिक्कत है। अब ये जो प्रकरण हुआ था जो अपना बीजेपी को छोड़ने का, उसमें सारी इन्वॉल्वमेंट थी संजय भाटिया की, लेकिन उसके बाद फिर फॉर्मेलिटी करे उसको लेके इसको अपना जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को कभी कुछ आमंत्रित करे, कदे कहे भाई साहब मान जा, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मना लूँगा, जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा, जो कहोगे पद दे दूंगा। मैंने कहा भाई साहब जो फैसला कर लिया। अब सूरज पूर्व से पश्चिम में निकल सकता, लेकिन राजा जेठी पर फैसला नहीं बदल सकता। अभी भी शीतला माता मंदिर के प्रोग्राम में थे, अभी भी बुजुर्गों से बहुत कहा कि भाई साहब हमने इनको नेता बनाया, हमारे से ये करवा लो, इनको कह दो गलती होगी। नेता संजय भाटिया ने बनाया या आप संगठन ने आपकी मेहनत ने बनाया? नहीं, नेता तो बनाती है जनता ना, तो देखो जनता। फिर संजय भाटिया जी ने आपको ये क्यों कहा कि भाई हमने इसको नेता बनाया? नहीं, वो तो ये कहता है ना भी 25 साल बीजेपी में रहा, बीजेपी से एक अलग पहचान मिली। तो फिर ये तो आपकी काबिलियत का दोहन करने वाली बात हुई ना कि आपने फ्री में कमाया है। वो बुजुर्गों को ब्लैकमेल करके इमोशनली करके कह रहा था कि इसको मनवा दो राजे जटीपुर को। मैं बोला भाई साहब फिर आप मान जाओ, क्या बात होगी? नहीं, क्यों परिवार आपका परिवार है। ऐसा होता है भाई साहब, कई बार आप एक बात समझो, अपना समाज में जो रुतबा होता है ना, कद होता है जो आदमी का, उसके सामने आप है ना कोई लालच, कोई किसी प्रकार के, मैं किसी लालच के लिए थोड़ी लग रहा हूँ। ठीक है भाई 20-25 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमने जब एक असली रूप देख लिया, जो आप बात करें दो बीच में रह गई, मैं आपने भाई बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी, मैंने तो तब तक ये सोचा था कि भाई ये जो हमारे को पाठ पढ़ा गया था ना, जिस तरह माइंड वॉश करते आदमी का, भाई कार्यकर्ता की पार्टी, कैडर बेस पार्टी है, जाति पाति की पार्टी नहीं। लेकिन जब किसान आंदोलन है और जाट आरक्षण है, जब मैंने इनको देखा, जब वो पोल खुली, जब असली चेहरा सामने आया, तब मेरे को बहुत दुख है। भाई 25 साल भाई मैंने बहुत गलत गवा दिए, और शायद मैं अपने आँखों से ये ना देखता, और मैं इनकी सारी स्ट्रेटजी नहीं समझता, ये हिंदू मुसलमान की, जाति पाति की, क्योंकि ऐसी मीटिंगों में बैठे हम जहाँ ये पोल खुली है। तब जब इन्होंने मेरे को दबाव दिया, वे किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते में, भाई आप किसानों के बारे में ऐसा बयान दो या ये कहो, मैं बोला नहीं कहूँगा भाई, किसानों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं किसान का बेटा हूँ और किसानों के बीच में रहने वाला हूँ, मुझे लोगों के बीच में रहना है। मैं अपना पद ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा समझौता नहीं करूँगा। जिला अध्यक्ष के साथ में प्रमोद विज जी थे, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा समय बीता। आने वाले टाइम में कुछ समय तो बहुत अच्छा था, अचानक ही ऐसा प्रकरण बना जिसमें शायद मैं भी शामिल था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जिसके साथ में, जिस लीडर के साथ में, टीम लीडर के साथ में, यदि आप अपने कप्तान के साथ नहीं, चाहे इसमें कोई भी है, तो आप लॉयल नहीं हो सकते। तो मैं निजी व्यक्ति, क्योंकि अब तो निष्पक्षता से बात करनी है, मैं निजी उसमें नहीं जाऊंगा। मेरे टीम के कैप्टन थे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे राजेश जी उस समय, तो मेरा दायित्व था कि मैं इनका साथ दूं। ये कोई भी अगर जो समझदार आदमी होगा, यदि न्याय में या फिर धर्म में थोड़ी भी यकीन रखता होगा, तो वो ऐसा ही करता। तो राजेश जी, आप 26 साल, 27 साल, 28 साल, 92 से आपने पिछले साल तक का सफ़र तय कर दिया यहाँ पे। जब आप इतनी समस्या में होगे तो और अन्य कार्यकर्ताओं का क्या? दूसरा, 2 क्वेश्चन है। दूसरा, जो ये चारों तरफ दिख रहे हैं, इन नेताओं के चारों तरफ, ये तो कभी फील्ड में कभी नज़र ही नहीं आए, ना कोई इनका ये था, मतलब वो आप वाली बात है, कोई जंगी घोड़े और शाही घोड़ों वाली बात। तो इन दोनों बातों का, इनका भी पटाक्षेप होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अनुभव जो है ना, वो जनता के भी काम आना चाहिए। ये मेरा अपना नहीं, ये जनता का सवाल है, क्योंकि मैं जाता हूँ ना कई बार फील्ड में, तो मैं भी जाता हूँ, सुख दुख में भी जाना होता है, तो वहाँ पे सवाल होते हैं। तो जनता और कार्यकर्ता, इन तीनों के बारे में ये बताओ कि यहाँ इसमें फ्यूचर क्या है अभी इनका, और इन राजशाही घोड़ों का क्या? नहीं भाई साहब, एक की बात थी, जब हमने जो उस दिन अपनी बात रखने के लिए गार्डन बुक किया था, तो क्या मुद्दा था बताओ, हम क्या मांग रहे थे? मुद्दा तो यही था कि भाई कार्यकर्ताओं की सुनाई हो, और कोई विषय नहीं था, झगड़े की, कोई फसाद की बात ही नहीं थी। एक ही बात थी भाई, हमने कहा कि भाई आपके गलत फैसले के कारण, चलो ये आपका फैसला गलत आया, ठीक था, आपने टिकट बेच दिया, टिकट
2 बार ऐसे आदमी को दे दिया जो यहाँ से किसी भी कीमत पर बन नहीं सकता। और उसमें तो मैं आपकी बात रुकी, पुतला फूकने का भी कोई कार्यक्रम नहीं था। जब वो रात में षड्यंत्र करके 8 घंटे पहले बंद करा दिया गया, प्रेशर डाल करके साई गार्डन वालों पे आनी पे, तो जनता ने उस पुतले फूकने की प्रक्रिया ये बनाई सारी। बात भी पोल होनी चाहिए जो मेन मुद्दा था, ताकि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं बात क्या थी। अब मामला ये था, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होके तब वहाँ पहले 2017 में सीएम साहब के सामने बात रखी थी आर्य कॉलेज में, जी मारे हम भी दुआ हो गए संभाल का हल्का वाले, हम मुख्यमंत्री मारा, प्रधानमंत्री मारा, और हमारी संभाल के वालों को कोई सुनने वाला नहीं। यही बात थी 2014 में भी, बिल्कुल 2017 में 3 अक्टूबर को सीएम साहब के सामने बात रखी थी आर्य कॉलेज में। वहाँ भी हमारे को ये दंड मिला था, पद से निष्कासित हुआ था जी। तो सारे कार्यकर्ता को एक उम्मीद थी कि भाई हमारी बात राजेश जटी पर रख सकता है। आप तो वैसे ही नेता हो गए जैसे राजकुमार फिल्मों में इस्तीफा गोज में ले घूमते थे ना, आपके लिए तो वही बात नहीं, फिर उन्होंने 3 साल 2 साल 1 साल या 10 दिन बाद फिर भाई साहब राजेश जटीपुर आज आप किसान मोर्चा संभालो, ये संभालो। मैं तो नहीं उनके पास गया, मैं तो अपना आराम से घर बैठा था। तो अब भी तो आ रहे हैं। हाँ नहीं सुनो, फिर वो जब सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, भाई साहब हमारी बात रख दो, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हमारे को कोई तो ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि शशिकांत तो चुनाव लड़ने के बाद दुबई चलेगा। एक यहाँ का विधायक जो बनता है वो अपना ठाके गुड़गांव बिजनेस करता है। अब मैं पूछता हूँ हल्के वालों से, कहाँ गया वो पोस्टर? नेता नहीं भविष्य चुन लो भविष्य। लेकिन चलो वो तो इत्तेफाक की बात है, जब हम तो कहते नहीं भाई कि अब तक अगला चुनाव का क्या समीकरण हो, वो तो जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जो फैसला करती कोई नहीं। पहले तो वो 2 क्वेश्चन मेरे बाकी हैं। हाँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा, सारे कार्यकर्ता ने इकट्ठा हो गए, सबकी सहमति से गार्डन बुक किया गया, अपनी बात रखेंगे। यहाँ सुनाई होगी तो ठीक है, नहीं तो अपना ऊपर संगठन में अपनी बात रखेंगे। भाई हमारा कोई तो वाली वारिस हो, हमारी कोई सुनने वाला हो। हमने क्या मांगा था? कोई कार कोठी मांगी या कुछ पद मांगा? सिर्फ ये मांगा जी हमारे से संभाल के क्या कार्यकर्ता है उसको एक कोई एक आदमी दे दो, ताकि हम उसके आगे जाके दुखड़ा रोले। क्योंकि समस्या थी, प्रमोद भी अपने हल्के काम करेगा, डांडा अपने हल्के काम करेगा, भाई जो विधायक बन रहे आप अपने हल्के काम करेंगे। सांसद जी बाहर रहते हैं। सांसद का मैंने सीधा बोल दिया भाई, उसको तो संगठन की ड्यूटी लग रही उसकी। तो आज जम्मू कश्मीर है, आज बड़ौदा हल्का में है, आज यूपी में है, आज पश्चिमी बंगाल में, आज असम में इलेक्शन है, तो उनको तो समय नहीं। तो जब किसी को कोई सुनने वाला नहीं, तो हम तो अपनी बात रखने में बुराई तो नहीं। सारे कार्यकर्ता साथ थे, सबका तय था। और जब ये हो गया अभी सवेरे इस गार्डन में प्रोग्राम है और सब कार्ड बट लिए, खाना बन लिया, सभी कार्यकर्ता को इन्विटेशन दे दिया, तो रात को षड्यंत्र रच के इन्होंने जो बेइज्जती करी, जो जिस तरह हमारे उस पर विश्वासघात करे हमारे साथ, तो हमारा फिर क्या बनता था? हमने फिर पुतला फूकने में गलत क्या कर दिया? ये तो जनता की राजी से होगी भाई। जनता जब ये सीधी बात थी कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, सड़क पे जनता उतरेगी तो वो तो पुतला। तो जब हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, हमारे साथ इस तरह करा, तो हमने फिर फैसला करा, सारे कार्यकर्ता ने मिलकर भाई प्रोग्राम करेंगे और यहीं करेंगे, इसी गार्डन में करेंगे। गार्डन में अंदर नहीं तो बाहर करेंगे। और तब हमारे को मजबूर करेगा तो हमने कदम उठाया। मैं तो इसको गलत नहीं मानता, मैं तो इस अपने फैसले पे खुश हूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं ना। मैं इस फैसले से ये मान रहा कि मुझे कोई पछतावा है। तो आने वाली पहले तो लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा होंगी। आने वाली राह कितनी आसान कितनी मुश्किल? नहीं, काम करने वाले को तो भाई साहब आसान है, मैं तो नहीं इसको मुश्किल मानता। क्योंकि क्या होता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी होता है आदमी का। आत्मा परमात्मा होती है, और मेरी आत्मा कहती है, जब मैं आपसे यहाँ 100% श्योर हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं ना कि भाई कई लोग कहते हैं कि भाई गठबंधन किसके साथ होगा, गठबंधन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी सीटें नहीं आती। मैं कह रहा भाई साहब 45+ सीटें आएंगे, आप लिख लो। और ये 100% तय संभाल खाल काम जीतेंगे, ये लिख लो आप आज भी। आप इस रिकॉर्डिंग को फिर सुनाना जब चुनाव हो जाएगा। मैं लॉजिकली एक बात यही है, मैं पहले भी कह रहा था, जब 1 सीट वाले का इतना कॉन्फिडेंस है तो 40 वाले का कितना होगा, ये भी तो बताओ ना। नहीं, ये भी तो समझो ना। देखो आप भाई साहब, आपने सुने हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला के इंटरव्यू? शशि रंजन ने जो क्वेश्चन पूछा था उस दिन, उन्होंने कहा जी कदे आप बाद में कह दो अगर भाई मजबूरी हो गई थी, बीजेपी को हटाना था। तो चौधरी साहब का एक ही बयान था, भाई हमने चौधरी अभय सिंह को आपने कभी गिड़गिड़ाते देखा? तो मेरा कहने का मतलब ये, जो मैं नहीं कह रहा, ये जनता का कॉन्फिडेंस बोल रहा। जनता जनार्दन है, जनता का जो प्यार और जो आशीर्वाद, और जो मैं देखता हूँ ना भाई साहब, जो जनता में दिलों पर राज कराया मैंने, लोगों के दिल ऐसे जीत रखे हैं, वो ना दारू से टूटेंगे, ना वो जाति से टूटेंगे, ना वो कोई कितनी दुआई दे ले उससे टूटेंगे।
जो मैंने मेहनत करा कि मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। अगर अब की बार परमात्मा की दया से ये सीट इनेलो की झोली में जाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी आ जीतेगा। इसी उसमें मान लीजिए पहले अभी चुनाव हुआ था, चेयरमैनी चुनाव, अपना जिला परिषद के भी हुए हैं, तो इनेलो का इतना कहीं कुछ नज़र नहीं आया, उसका कारण? 100% आया। एक चुनाव लड़ा हमने चश्मे के निशान पे, एक ही जीत लिया। एक चुनाव लड़ा, बीजेपी की तो हिम्मत भी नहीं दिख निशान पे लड़ा दे। जो हमारे जिला अध्यक्ष है हिमराज जागलान जी, उनके लड़के हैं संदीप काड़ा, वो इनेलो के चश्मे के निशान पे जीते हैं। एक ही वार्ड में हमने चुनाव लड़ा इनेलो के निशान पे, वही जीता। फिर आप दूसरी बात सुनो, समालखा में तो आप लोग नहीं निकाल पाए। नहीं समालखा में हमने लड़ा ही नहीं इनेलो के निशान पे। अगर वो आप चेयरमैन की उसकी बात कर रहे हो तो इसकी पालिका चुनाव, वो अलग चुनाव होता है। वो मैं कह रहा, जो मैं बता रहा आपको, आप एक काम करो ना, चलो आप ही बता दो, 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, मनोहर लाल खट्टर, हुड्डा और चौधरी अभय सिंह चौटाला। आप है ना सर्वे कर लो आज जाके, 200, 500, 5,000 आदमी आगा, अगर उसमें से 4,500 से प्लस आदमी एक है, अभय सिंह चौटाला इज द बेस्ट इन 3, किसी चीज़ में तुलना कर लो। अभय सिंह जी की और हुड्डा जी की बात से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आपको बता देता हूँ। फैमिली आईडी में जो गलत लोग थे उनको हटाया जा रहा है, जो राशन नाजायज़ जा रहा था उसको रोका जा रहा है, जो आपका गलत आदमी बीपीएल कार्ड बनाए बैठे थे उनको रोका जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लाल डोरा ख़त्म कर रहे हैं। तो काम तो बतेरे हो रहे हैं और आप कहते हो कि मतलब उनमें छाट लो तो ईमानदार सरकार है तुम्हारी। अरे भाई जी, इसको इनकी हाँ बिल्कुल ज़्यादा ईमानदार है, क्योंकि 50-50 करोड़ में जो एमएलए खरीदते हैं ना, इससे ईमानदार तो सरकार नहीं। एक साल में 6 सरकारें तोड़ी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कितनी गणवाऊँ, 2 लाख सरपंच ने एक ईंट नहीं लगाई। 2 लाख रुपए की उसकी कैपेसिटी को तो कहते हैं सरपंच चोर है, ये चोरी कर लेगा। उसको तो कहते हैं भाई सरपंच तो चोर है, ये तो चोरी कर लेगा 2 लाख में, जिसने एक ईंट नहीं लगाई। आप 50 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हो, आपका नहीं पता कितना का बताऊं, आप बताओ कितने, जो पानीपत में बताता हूँ। सरकार राजनीति का मतलब तो साम दाम दंड भेद है ना भाई साहब। नहीं, साम दाम दंड भेद का क्या मतलब है? ये आप पानीपत देख लो ना, जो आपके जिला अध्यक्ष हैं या फिर आरएसएस के कितने आदमी हैं जो कति भूखे तसाए मरा कर दे, आज में 6 मंजिली कोठी काट के कोरोना काल में सब का नाश हो गए, इनकी आबाद हो गए। भले ही आपने बीजेपी छोड़ दी, फिर भी सरकार ने आपका कितना ध्यान रखा, आपका बीपीएल कार्ड तक बना। वही तो बता रहा ना, उस पर आ गया मैं। अब वो जो आप कह रहे थे ना पीपी वाला इसका, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये डाटा कलेक्शन सेंटर है, इसको आप सरकार को योजना ना बताओ। अब आप ये देखो, इनसे मूर्ख कौन होगा? पीपीएल कार्ड मेरा बना दिया, बीपीएल, हाँ मेरा बीपीएल कार्ड बना दिया। अगर मैं एक भी बीपीएल कार्ड में एक भी पैमाना पूरा करता हूँ ना, फिर तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि सरकार से चूक होगी। आप ये देखो, गाड़ी मेरे पास, 1 करोड़ की टर्नओवर मेरे पास, 13-14 हज़ार बिजली का बिल मैं भरूँ, अपनी जमींदारी ज़मीन भी है, 350-400 गज में मकान भी है, 200 गज का पैमाना है। ये तो सीएससी वाले और जो आंगनवाड़ी वर्कर या एक समाज सेवी की वेरीफाइड करने वाले उनकी भी गलती हो सकती है। सीएससी सेंटर वाले जो आशा वर्कर हैं, जो घर जाके देख के गए रिपोर्ट, या जिन्होंने ये कराया था कि भी घर जाके देख के आओ किसके कितने, या ये कोई मजाक था? नहीं मजाक नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी बेवकूफ़ी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप जब मान लिया आशा वर्कर थी कोई, या हमारे जब हम बीजेपी में थे, इन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी हर बूथ पे एक आदमी गांव का होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि भाई इस आदमी की कितनी आमदनी है, वो गांव से परिचित होता है। जैसे मैंने हर गांव का अनु पता भाई किसी भी जाति का, वो ये किसका लड़का है, इसके कितनी आमदनी है, कितने इसके किले हैं, क्या इसका नौकरी है, या हमने पता होता है, क्योंकि हर गांव में आपस में एक दूसरे गांव में पता हो। घना बड़ा गांव हो तो वहाँ 10 बूथ होंगे, तो आप अपने बूथ का सबने पता हो। मेरा छोटा गांव है तो 2-3 बूथ है, तो उनका 2-3 बूथ होगा। अलग अलग जाति का हमने आदमी दे दिया था भाई, SC BC का दे दिया, जाटा में दे दिया, फलाने जो दे दिया। लेकिन फिर भी एक नहीं, 1 लाख गलतियाँ करी हैं, एक थोड़ी कर रखी है, 1-2 का थोड़ी गलत बना है। मैंने खुद CSC सेंटर में जाकर एप्लीकेशन दी है, तब भी 4 महीने लगे मेरा कार्ड काटने में। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ, सिस्टम नहीं इनके पल्ले, रीस तो करे यूरोप कंट्री की, पल्ले कुछ है नहीं। ये इस बहाने अपना ढा के 2-3 महीने निकल देंगे, किसी की पेंशन काट दी, किसी को कर दिया, लोगों को दुखी कर चक्कर कटवा के। वो जो जनता की बयान माटी ने कर रखी है 2024 के चुनाव में, इनको जनता बता देगी कि भाई तुमने क्या कर्म करे थे। ये देख
जैसे दीवा बुझने से पहले नहीं फड़फड़ाता, वो फड़फड़ा रहे बस। नहीं, सरकार की तो प्रसिद्धि हो रखी है पहले से बहुत अधिक जो है। अब की बार भी, पिछली बार 10 की 10 सीट लोकसभा की थी, अब की बार भी 10 की 10 ही रहने वाली हैं। उसमें तो कॉन्फिडेंस है सरकार का, और नेक काम है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ कराया जा रहा है। यह काट की हांडी एक बच्चे डागर है, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ा कर दी। इन न तो मरना है, ये मोदी ने भी लेकर मरेंगे, या तो लिख लो। मतलब आप मोदी जी से संतुष्ट हो, सरकार से संतुष्ट? नहीं, मैं तो नुकू, ये मोदी ने भी लेकर मरेंगे। अगर ये बह मने कभी मोदी की गोदी चढ़ गए फिर काम चल जाएगा। वो मोदी भी लौट गए बता दो, इन्हें तो लौटना है। ये तो 2024 में आड़े तो तय है। आप तो 10 को, मैंने कोई एक भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, तुक्का है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभाएं हैं, 4 में से इनेलो कितनी ले लेगी? 4 में से 3 तो मेरा मतलब ये मान कर चलो कि मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा मैं जिस पर कॉन्फिडेंट हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है संभाल के लगेगी, ये तय है, ये आप लिख लो। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक समीकरण तो मेरे को तय लगता है भाई, यदि बीजेपी बने ना बने बात वो नहीं है, धर्मा बने ना बने, इनेलो का यदि कोई प्रत्याशी आता है और वो भी यदि जाट समुदाय से आता है, कहीं ना कहीं किसी और को फ़ायदा होना ज़रूर तय है। नहीं भाई, फ़ायदे नुकसान का चुनाव में ये नहीं पता होता कि फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। ये तो समीकरण सब बनाते हैं अपने अपने। ना मैं जाति पे कोई सी बात करता, ना मैं जाति के लिए कोई कभी मेरे मुंह से सुनियो भाई किसी जाति की मैंने कभी बात करी हो। मैं तो सबको इतने प्यार, कई 1000 दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनका मुझे आज तक ये नहीं पता है कौन सी कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यारी दोस्ती में या प्यार में या फिर अपने संबंधों में कास्ट कहाँ से आ गई। आप सब्जी भी बनाओगे तो उसमें आलू भी पड़ेगा, टमाटर भी पड़ेगा, मिर्च भी पड़ेगा। किसी एक जाति से कोई विधायक नहीं बनता। कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, धर्म सिंह अब की बार चुनाव जीते और बीजेपी का शायद इस समुदाय के, आप वाले समुदाय के साथ में 36 का आंकड़ा बन रहा है। राजकुमार सैनी जी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार रहे हैं, और मजबूरी वश हमारे पास सबूत भी थे, मेरे पास भी थे, लेकिन पार्टी के नाते मैं नहीं चाहता था कि भी किसी की बदनामी हो। पार्टी के मंडल अध्यक्षों ने भी मावटी गांव में जा कर के भी ऐसा कुछ कहा था कि भाई आप वोट धर्म सिंह को। हमने भी रोज झेला है क्योंकि हम सही बात करने वाले थे, संगठन की पूछ नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो एक मुश्त वोट धर्म सिंह की तरफ गई तो भविष्य का विधायक चुना गया, नहीं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है। नहीं, बीजेपी ने अपने आप तो नुकसान करा है। टारगेट किया गया था जाट को, कोई जाट कोई बीजेपी के खिलाफ ऐसे थोड़ी हुआ था। तो फिर अभी मेरा विषय यही तो है ना, मेरा क्वेश्चन यही था, आपने वहीं आ गया अपने आप ही, कि यदि जाटों में से खड़ा होगा तो फायदा नुकसान किसका? नहीं, बात फिर वही बात है। विधानसभा में जो समीकरण बनता है ना, विधानसभा एक अलग चुनाव है, नया कोई जाति वाली बात है। यहाँ तो एक कैंडिडेट की छवि, योग्यता, एजुकेशन, उसका लोगों में दुख सुख में रहना, उसका सब चीज़ें देखते हैं लोग। ऐसे नहीं कि भाई कोई वैसे वोट देता। चलो ये पिछले चुनाव की आपने जो बात करी, ये तो सीधी बात कह दी आपने, क्योंकि बीजेपी को तो देनी नहीं थी समाज ने, दूसरा कोई था नहीं, और किसको दे। फिर मजबूरी भी लगा लो, और चाहे लगा लो भाई इसी तरह तो अब की बार होगा। लोग अनेक कहते हैं उनसे कि भाई मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, ऐसा चुनाव भी होता है। और हरियाणा में तो खासकर अगनों कहेंगे लोग भाई कुएं में घेर देंगे, फिर नहीं देंगे। राहुल गांधी को सजा तो न्यायपालिका ने दी, सवाल कार्यपालिका के कर्ता धर्ताओं के ऊपर उठ रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा है, उसमें तो सब ने पता है उसके पीछे कौन काम कर रहा है, उसमें कहने की जरूरत नहीं। अभी भी आप ये सोच रहे हो क्या कि भाई आप इसका बहाना लेकर बच जाओगे? सब ने पता है क्या हुआ और किसने करार क्यों हुआ और किस क्वेश्चन के कारण हुआ। नहीं, सदर इतना नीचे थोड़ा आ सकता है कि आप लोअर कोर्ट पे भी नीचे पहुंच जाएंगे। अरे यार आपने अभी मैंने बताया था मनोहर लाल खट्टर का, अगर भाई क्या बोल रहा था। आपको नहीं लगता कि राहुल जी ने इस बात का, क्योंकि जब लोअर कोर्ट कोई सज़ा देती है तो सेशन कोर्ट उस पर जमानत दे देती है और वो ऊपर भी वाली हो जाती है, आपको नहीं लगता ऐसा सब कुछ कर्नाटक चुनाव को देखते हुए प्रोपगंडे के तहत राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस विषय को ज़्यादा एग्रेसिवली ऊपर उठा रही है? मेरे तो ये अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, वो राहुल गांधी जाना कांग्रेस जाना, हमने तो अपने हल्के। तो आप चलो आपके टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा। राजेश जी, आपकी यात्रा चल रही है जोर शोर से, यात्रा कहाँ तक पहुँची और यात्रा के क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं? अब आप देखो, आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता देता हूँ। चौधरी
देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल, जिसको सारा जगत ताऊ देवीलाल के नाम से जानता है, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी 1986 में। 87 में 85 सीटें आई थी। ये परिणाम होते हैं यात्रा के। जो लोगों के बीच में, वैसे यात्रा नहीं है भाई, राहुल गांधी वाली यात्रा, शहर में आ गए तो अपना टैग पैदल चल दिए, आगे चले तो अपना गाड़ी में बैठ लिए। कति लोगों के बीच में, हर एक घर में, हर गली में, हर लोगों से बीच में जाकर मुद्दे पूछना और जिन मुद्दों को जाकर प्रैक्टिकल देखना। वो आप ये देखो, जो भी यात्रा आज तक जितनी भी यात्राएं निकली, चाहे वो किसी ने निकाली, उनके हमेशा सकारात्मक रिजल्ट आए। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो आपको ऐसा है, अब मैं बात करूंगा पलवल की, नंगल चौधरी की, आप ये सोचोगे क्या पता वैसे बका रहा होगा। और मैंने एक दो वीडियो आपको, आप तो गए भी थे उस दिन। हाँ, मैं गया था कवरेज। आपने प्रगथड़ा में देखा था, अच्छा कार्यक्रम था। कैसे कैसे जो महिलाएं थी कैसे नाच रही थी, ऐसे कोई डीजे में शादी पे भी नहीं नाचता। तो कितना जुनून था लोगों में। महिलाओं को कोई निकालता भी नहीं पार्टी कार्यक्रम, तो पार्टी का डर पे अभी तो चुनाव का माहौल भी नहीं। और जब समाड़खा यात्रा आएगी तब आप अपने मुंह से कहोगे अगर भाई ये तो इन लोग ही होगी सीट, सिर्फ गिनती बाकी कितने हजार वोटों से जीतेंगे, अपने मुंह से कहूँगा आपके। भाजपा में वो जंगी घोड़ों वाली और राजशाही घोड़ों वाली बात मेरी अधूरी रहेगी, वो आपने बताई नहीं कि भाई उन लोगों का। अभी जब मैं शीतला माता मंदिर के वहाँ, जब संजय भाटिया भी आ रहा था, अभी 5-6 दिन पहले प्रोग्राम था, 8 गाँव की कमेटी है वो, उसकी, और उसमें मैं कमेटी का सदस्य हूँ। तो मैंने उस दिन संजय भाटिया को बोल दिया था भाई अपना जैसा भी कैंडिडेट मर्जी करके ला, और नहीं मैं तो ये कह रहा संजय भाटिया लोकसभा का सांसद है, तू खुद आ संभाल के से लड़। 11 बजे टिटाने के से पहले ला कर घर नहीं भेज दिया तो मेरा नाम राजेश जेठी पर नहीं। ये चैलेंज है भाई। ये तो भैया अपने घर में तो सभी शेर है ना कोई बात नहीं, शेयर किया तो विधानसभा है, हल्का सा मड़का है वो, तो मैं जनता के भरोसे, जनता के दम पे तो कह रहा हूँ। और मैं अकेला थोड़ी हूँ, अकेला चढ़ा बाहर नहीं पड़ सकता, अकेला आदमी राजनीति नहीं कर सकता। मैंने पता है मैं इतनी खुशामद कर रखी है, और हल्के में जितना प्यार बना रखा है, इतना बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे पास, और मेरे साथियों का प्यार, जो भी अपना योगदान है, मैंने उनको पूरा भरोसा है। आपको यकीन है संजय सांसद साहब इस टाइम पे हाथी की सवारी छोड़ के नीचे बैठेंगे? नहीं, ना बैठो तो उनकी मर्जी, अपना कैंडिडेट भेज दियो, वो तो मैंने कह रखे उनको। अगर वो आ जाए तो और मजा आवे, नहीं आ उसमें क्या दिक्कत है, सांसद का भी लड़ ले और इसका भी लड़ ले। इस दौरान एक और सीरियस मैटर हुआ, आपने तो जिन कारणों से छोड़ी ये निष्कासन हुआ, सुरेंद्र अलावत जी भी इस मामले में कूद गए। ऐसे तो मेरे ख्याल में शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, क्योंकि उनको एक ये बात समझ में आ गई 27 साल पुराने कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल सामने बात है, तो जग जाहिर बात है कि भी उनके साथ क्या होना। और होना क्या है, हमारी आपकी कितनी बार बात होली, कितने पदाधिकारियों से बात होली, सबका दम घुटा हुआ है कि नहीं घुटा हुआ है, सब कति दुखी है कि नहीं दुखी हैं। सिर्फ वो तो इन्हों इंतजार कर रहे हैं अब थोड़ा 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। आप अपने तरीके से, आपने कति आप गहराई से, ईमानदारी से बात करके देख लो, 2 मिनट में रोने लग जाते भाई साहब नाश हो गया, हमारी कोई पूछ नहीं, हमारी बेइज्जती हो रही है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? और आपको और मेरे को तो उस इंसिडेंट के बाद कितने फ़ोन आए होंगे भाई साहब। और हमारे साथ जितने बीजेपी के कार्यकर्ता 1-2 हज़ार हमारे साथ थे, वो बीजेपी के खिलाफ तो थे उस दिन, और जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन करी वो सारे कार्यकर्ता बीजेपी का तो कैडर था। कुछ मेरा पर्सनल हो गया, लेकिन बीजेपी का भी तो था कैडर। हमने नहीं सर जी, आपने ज्वाइन करी है। नहीं चलो, मैं जहाँ था मैं, और हमने अपने साथियों से वैचारिक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अपने जो साथियों समेत जो ज्वाइन करी इंडियन नेशनल लोकदल, वो 3000 आदमी हो, 4000 कार्यकर्ता हो, वो बिल्कुल प्योर थे, कोई ऐसा नहीं कोई भाड़े बिला रखे थे, और सब ने ज्वाइन करी। तो वो बीजेपी से दुखी होकर तो आ रहे होंगे मेरे साथ, तक वैसे तो नहीं आ रहे सारा। और आगे उसके बाद कितने मंडलों ने बिल्कुल सारे पदाधिकारियों समेत इस्तीफे दिए। और अब भी जितने मैं ज्वाइन कराऊंगा, अब देखिए जब यात्रा आएगी 1000 कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराऊंगा कम से कम। उनमें मेन होंगे सारे बिल्कुल जिसको वोटर की बोलते हैं, और जिसके पास 20-20, 30-30, 40-40 आदमियों की टीम है। और जो पुराने हैं उनको जब मैं ज्वाइन कराऊंगा उस दिन भग्गी पड़वाऊंगा बीजेपी में। अभी तो देखते रहो, अभी चुनाव आएगा ना तो खाली कर दूंगा, तुम्हारे बीजेपी वाला कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। माइक के साथ मेरा रोल कैसा लगा अभी? आपका तो पुराना तजुर्बा है भाई साहब, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें आपको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप स्पेशल पहले एक पार्टी के लिए मीडिया के रूप में काम करे थे, मेरे साथ भी भाई ने काम करा, और अब आपने सामाजिक तौर पर सबके लिए काम शुरू कर दिया। तो स्वतंत्र रूप से आप
मीडिया का जब काम आपने देखा तो इससे मीडिया को भी बल मिलेगा और हमारे जैसे भाइयों को भी हौसला मिलेगा कि अच्छी और सच्ची और नेक नीति से आप हमारी बात जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की हमारे तक पहुंचाएंगे। वैसे आप सभी को मैं बता दूं कि 2017 तक तो सोशल मीडिया नहीं थी, 13 में फेसबुक आई, 4 साल किसी को लाइव नहीं पता था, लाइव आई 17 में। उसके बाद में ये बात मैं राजेश जी से ही पूछ लेता हूँ। नहीं, आपने देखो ये तो मानने की बात आ रही है, बीजेपी भी मानती है, अगर नहीं मानने तो कोई एक आधा वो आप अपने दवेश में ना मानो, लेकिन नहीं तो 2013-14 से लेकर 19 तक आपने जो मीडिया में धूम मचाई है, बाद में आके IT सेल और ये मोदी ने जो अपने सेंटर खोल के जो बनाया वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले जो मीडिया में पानीपत जिले में जो प्रचार करा आपके मुकाबले में तो शायद कोई था नहीं, ना है, अभी भी नहीं, आज भी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। आज की बातचीत के संवाद के मुख्य किरदार थे राजेश जटीपुर जी, जो आज इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। इनेलो वैचारिक रूप से आज भी राजेश जी वही हैं, क्योंकि इनेलो और भाजपा गठबंधन की सरकार में रहे हैं और एक विचारधारा से संबंधित हैं। क्या भविष्य में इस बात की उम्मीद करी जा सकती है कि भाई इनेलो इतनी सीटें लेकर के आए जैसे आज जजपा है और बीजेपी उतनी लेके आए जितनी आज थी, तो कल फिर इनका अलायंस होने की संभावनाओं के कुछ द्वार खुले लगते हैं उधर से? आपको अगर जो अपने हाईकमान की तरफ से कोई इस प्रकार के संकेत लगे हो कभी? ना भाई साहब, ये हमारा कार्य क्षेत्र से बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये जो फैसले हैं जो भी गठबंधन के हैं, करना है ना करना, वो तो मैं तो उसके अधिकार ही नहीं हमारा, वो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके नेतृत्व में जो उनका फैसला होगा वो सबको मंजूर है। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहता हूँ, मेरा जो अपना सुझाव है, मत है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडियन नेशनल लोक दल की 45+ सीटें आएंगी, 100% आएंगी, हमारे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कह भी दिया, भाई अगर 1% ऐसा होता भी है तो हम कहीं चल के नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई चल के आएगा अपनी शर्तों पर, तो उस पर विचार करा जाएगा, वो हमारा काम नहीं, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी देखेंगे। एक तरफ तो आप बता रहे हैं समालखा से आप आश्वस्त लग रहे हैं समालखा की ओर से। समालखा में तो बीजेपी ने वैसे भी, क्योंकि सत्ता दल है, हालांकि उनका यहाँ से कोई नहीं है, लेकिन कंपेटिटिव रहे, सेकंड रहे हैं, तो उधर से धर्म सिंह है और संजय छोक्कर जी ने भी अपना जो है भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, तो उससे भाजपा में तो कुछ ना कुछ मजबूती आई है। भाई साहब, मैं क्या लग रहा है, मैंने जब आप संजय छोक्कर की बात कर रहे हो, मैं सीधा संजय भाटिया को चैलेंज कर रहा हूँ, भाई मनोहर लाल खट्टर को चैलेंज कर रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर को ले आओ समालखा से। मैं वैसे नहीं कर रहा, कोई तीर आसमान में तीर नहीं मार रहा, मैं वैसे नहीं कर रहा, ये मेरी 25 साल की मेहनत और मेरा जो प्यार, मेरे जो संबंध, वो बोल रहे हैं। भाजपा से जाने के बाद कहीं आप पर नवीन जैन तो सवार नहीं हो गया? नहीं, नवीन जैन बड़ा भाई कमाल कर दिया आपने भी। मैंने भाई साहब को वादा कर रखा है भाई इंडियन नेशनल लोक दल को, क्योंकि शैली है ना, देखो सभी की अपनी शैली है, मेरा तात्पर्य नवीन भाई है और राजनीति में है वो अलग बात है, और लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, मेरा किसी गलत वे में कहने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जिस प्रकार की भाषा वो यूज़ करते हैं आप उसी प्रकार से बात। जैन बहुत सरल भाषा यूज करता है, अच्छी बात करता है, बिल्कुल सच्ची बात करता है, उसका दुख मानो तो कोई मानो, बताओ क्या गलत कहा उसने। नवीन जैन ने जितनी बातें मैंने आज तक उसके इंटरव्यू सुने हैं, जो कल परसों भी अभी इंटरव्यू दे रहे थे, जो निमंत्रण दे रहे जा रहे थे अपना भगवान परशुराम की जयंती, एक बार रोक इसने। नहीं, नवीन जैन की जो आप बात कर रहे थे वो तो वही तो कर रहा है, वो जो राहुल गांधी के साथ इनने करा, तो नवीन जैन ने अपना कट्टर की पूछ पकड़ ली, बात बराबर है। वो तो मामला और जो बात करी वो सारी मेरे ख्याल में तो सच्ची है, मैं तो उसको गलत नहीं मान रहा। नहीं, ये इस प्रकार के कभी पेंशन और बुजुर्गों की वो निकलना, क्या नाम, बारात निकालना, कभी कुछ मुकदमे इतने नहीं, फिर ठीक है भाई, मुकदमे तो है करे, जब कोई जनता के आवाज़ उठाएगा और उसका संघर्ष करेगा तो कोई ये बड़ी बात नहीं हो, तो मुकदमे तो कोई घनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जनता के बीच में उनके जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन का है, चाहे वो विकलांग का और कोई हक है, चाहे फिर बुजुर्गों की वो है सम्मान की बात है, जितने मुद्दे हैं जो लोगों के बीच के हैं वो ग्राउंड के मुद्दे हैं, तो उन्होंने भली बातें, उन्होंने अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लोग आपकी ओर से कोई मैसेज हल्के की जनता के लिए
या अन्य दलों से जुड़े हुए लोगों के साथ, लोगों के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए? भाई कार्यकर्ताओं के लिए भी, लोगों के, जनता के लिए भी एक ही मेरा तो मैसेज है भाई, चौधरी देवीलाल से लेकर और चौधरी अभय सिंह चौटाला तक इस परिवार ने लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करा है। क्योंकि ये तो आप जानते हैं, ये तो राजे महाराजे हैं, इतने इनको कोई दिक्कत तो है नहीं किसी प्रकार की। अगर ये 5-6 पीढ़ी तक कुछ भी काम ना करे तब भी इनके बच्चे और ये आराम से सुखी होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे विधानसभा में, चाहे आज सड़क पर पैदल यात्रा करके, तो हमारे संघर्षों का जो जिस तरह उनके जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो पानी का है, चाहे वो किसान का है, चाहे मजदूर का है, चाहे वो किसी के साथ शोषण हो रहा है उसका है, चाहे वो जो भी लड़ाई है उसको लड़ाई जो लड़ रहे हैं, तो उनका कंधे से कंधा मिला कर चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और हमने सबको देख लिया, तो मनोहर लाल खट्टर की आपने देख ली 8 साल की सरकार, और हुड्डा साहब की भी देख ली होगी 10 साल की सरकार, और मेरे ख्याल में उससे पहले जितने भी आपने देखे, तो भजन लाल परिवार तो अब ख़त्म हो गया। तो एक मौका चौधरी अभय सिंह चौटाला को भी देना चाहिए। और ये मेरे को पूरा यकीन है, भरोसा है कि आपने चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ देकर पछताना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप पर गर्व महसूस करोगे कि हमने सही फैसला लिया। बातचीत से संवाद में आज राजेश जटीपुर जी हमारे साथ थे। इन्होंने अपनी बात रखी और हल्के की जनता के लिए भी एक मैसेज छोड़ा। कोई भी दल है वो अपने को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन मीडिया का काम या सोशल मीडिया का काम है जनता को सही बात सही रूपरेखा में प्रस्तुत करना। हमने अपना वो काम किया और राजेश जटीपुर जी की कई बातों से सीधा जनता के सवाल थे। मेरा कोई निजी मत इसमें नहीं था। यदि कोई मेरा मत रहा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।